जी रिकॉर्डिंग शुरू की है। तो ये इसको क्वेश्चन नंबर 8 को जो है हमने इसमें रेगुलर टेट्राहेड्रन जो है प्रूव करना है और इसके लिए ये 6 साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है, ए बी का डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इससे जो है और इसी तरह से ये बाकी सारे जो है ये ए बी ए सी ए डी बी सी और इसके बाद अगले पेज पे है बी डी और सी डी, ये 6 साइड्स मालूम की हैं तो सारी की सारी आपस में इक्वल है, जिससे प्रूव हो गया कि ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रन है। जी अभी किसी ने कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? सर बुक पे इसका पेज नंबर बता दें जो एसएमजी जी 347 समझे। 347। ओके सर ठीक है। तो अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी 4 वर्टिसेस दिए गए हैं और इसमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, एक ऐसी कोऑर्डिनेटर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल 90 का हो, तो ऐसी जो है कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल कहा जाता है। अच्छा ये नोट्स में एक थोड़ी सी जो है ये एक कमी है कि ये लिखा हुआ है कि गिवन पॉइंट्स फॉर्म ए रेक्टेंगल इफ ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये भी लिखा होना चाहिए जो कि इसमें मिसिंग है। जी अब जो है नोट कर लीजिएगा कि एक रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें 3 चीजें शो करनी है। एक तो ये है कि ए बी इक्वल्स टू डी सी, दूसरा ये शो करना है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, और तीसरा जो है ये शो करना है कि ए सी इक्वल्स टू बी डी। ए सी इक्वल्स टू बी डी जो है अगर डायगोनल्स इक्वल हो तो प्रूव हो जाता है कि एंगल 90 का है। इसको डायगोनल की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल 90 का बनता है। तो ये जैसे कि अगले पेज पे जो है ये शो किया गया है कि ए डी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू बी डी होल स्क्वायर, और जिससे ये प्रूव हो गया कि ये इस पे वैलिड है राइट पाइथागोरस थ्योरम। और अगर पाइथागोरस थ्योरम जो है चूंकि सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे वैलिड होता है तो इससे प्रूव हो गया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जिससे एक एंगल इसका 90 का भी प्रूव हो गया। जब एक एंगल 90 का हो तो तमाम एंगल्स 90 के होते हैं। तो इसलिए जो है इसमें ये याद रख लें कि ए बी इक्वल्स टू सी डी, और एक चीज जो मिसिंग है वो है ए डी इक्वल्स टू बी सी भी आपने जो है इसमें प्रूव करना है और डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव करना है। जब ये प्रूव हो जाएगा कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो इससे जो है ये एक पैरेललोग्राम प्रूव होती है। लेकिन फिर इसके बाद इजाफी जो चीज इसमें प्रूव करनी है, या तो डायगोनल्स को इक्वल प्रूव कर दें ए सी इक्वल्स टू बी डी, या फिर आप इस पे जो है पाइथागोरस थ्योरम जो है प्रूव कर दें। कोई से 3 पे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव किया जा सकता है। तो इससे जो है ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उससे जो है ये एक रेक्टेंगल जो है प्रूव होगी। जी किसी ने कोई इससे रिलेटेड सवाल पूछना है? कोई? जी जी आपने पूछना है कोई सवाल? तो सर ठीक है चले इसके बाद फिर मैं अगला जो है सवाल शुरू करता हूं। तो सर नहीं पूछना। जी किसी ने पूछना था कुछ ये? अच्छा ये अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। जी चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 10 ये है
under what condition on the x, y and z is the point of x, y equidistant from the points given 2 points हैं, जो given 2 points हैं उनके नाम हमने रख लिए q और r, और वो कंडीशन मालूम करनी है जिस कंडीशन के तहत p पॉइंट जो है q और r से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो p और r जो है इक्वल डिस्टेंस पे कब होगा? जब पी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू होगा। व्हेन पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होगा तो इससे प्रूव हो जाएगा, कंडीशन मालूम हो जाएगी कि किस कंडीशन के तहत ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। और इस पे भी ये डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया है और इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई किया है। तो इससे ये कंडीशन प्रूव मालूम होगी जिस कंडीशन के तहत P पॉइंट जो है Q और R से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ये भी एक सिंपल जो है डिस्टेंस फार्मूला है जो सिर्फ इसमें आपने यूज करना है। और उसके बाद जो है अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है ये रेशियो फार्मूले से रिलेटेड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट dividing the join of A and B in the ratio 3:4। A और B दो पॉइंट्स गिवन है और इसको एक C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं जो इसको 3:5 में डिवाइड करते हैं। तो इसके लिए हम जो है रेशियो फार्मूला यूज करेंगे। 3 को B के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना होता है और 5 को अपोजिट जो है A के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रेशियो फार्मूला है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो अब 3 को b के कोऑर्डिनेट्स यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा और 5 को a के x कोऑर्डिनेट -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 आ गया। n की वैल्यू 3 के इक्वल है और n की वैल्यू 5 के इक्वल कंसीडर करके इसमें रिप्लेस की गई। फिर समझ नहीं है 3 को जी बच्चे ये दोबारा चीज भी बताइए सर। यही मैं दोबारा से बता दूं? यस दोबारा से बता। जी जी, पहले जो है x कोऑर्डिनेट अलग से लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट्स अलग से लिखेंगे, z कोऑर्डिनेट्स अलग से लिखेंगे। जब 3 को b के x कोऑर्डिनेट से और 5 को a के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं तो ये x कोऑर्डिनेट बन जाता है। ठीक है, ये 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 लिखा है। फिर इसी तरह से जो है 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू +1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, तो ये y कोऑर्डिनेट हासिल हो गया। और z कोऑर्डिनेट के लिए जो है 3 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 3 प्लस डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5। तो इससे जो है ये पूरा पॉइंट हमें मालूम हो गया। सिंप्लीफाई किया तो 0, 1/4 और 19/4 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए। किसी को इसके मतलब कोई सवाल पूछना हो? नो सर क्लियर हो गया। चले, इसके बाद जो है ऐसा ही जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। ये भी रेशियो फार्मूले से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये है कि क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ए बी पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स को जो है हमने मालूम करना है कि वाई जेड प्लेन जो है किस पॉइंट पे किस रेशियो में जो है डिवाइड करती है। तो कल मैंने आपको जो है बताया था कि वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, ये बात याद रखें। वाई जेड प्लेन पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो हम अगर इस पे रेशियो फार्मूला पहले अप्लाई कर ले जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, m को 3 से मल्टीप्लाई किया,
n को -2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा तो ये x कोऑर्डिनेट बन गया, और फिर इसके बाद m को -5 से और n को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा, प्लस डिवाइडेड बाई m प्लस n लिखा तो ये y कोऑर्डिनेट, और इसी तरह से z कोऑर्डिनेट लिख दिया इसका। तो हमने वो रेशो मालूम करनी है जिसमें YZ जो है प्लेन ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही हो। तो YZ प्लेन की खास बात ये होती है कि इस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, तो इसलिए ये जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है इसको हम 0 के इक्वल जो है लिख रहे हैं ताकि हम इससे रेशो मालूम कर सकें। तो जब इसको इक्वल टू 0 लिखा, ये वैल्यू 3m - 2n डिवाइडेड बाई m प्लस n, इसको इक्वल टू 0 लिखा। अब m प्लस n को दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3m - 2n इक्वल टू 0 आ गया, एंड 3m इक्वल टू 2n आ गया इक्वल टू, और फिर इसको m क्रॉस मल्टीप्लाई करके n को इधर डिवाइड कर दिया, 3 को इधर डिवाइड कर दिया, तो इससे ये प्रूव हो गया कि m और n के दरमियान जो रेशो है वो 2:3 है, यानी कि XY प्लेन इस लाइन सेगमेंट AB को 2:3 में डिवाइड कर रही है। जी, इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है किसी ने तो पूछ ले। यार सॉरी जी आ गई। चले, अच्छी बात है ये। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें जो है हमने मालूम करना है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। और सवाल ये है कि शो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 इज दिस, कि ये रेशो, ये सेंट्रॉइड इसके इक्वल है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, ये सारे जो है नोट कर लें, सारे नोट कर लें कि सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती। कल कोई बता सकता है कि कल मैंने क्या बताई थी सेंट्रॉइड की डेफिनेशन? ये मैं दोबारा से बताता हूँ। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 3 मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये सेंट्रॉइड कहलाता है। और जो सेंट्रॉइड एक मिनट दोबारा, जी दोबारा से ये सुनिए, सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के 3 मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। और मीडियन क्या होता है? मीडियन जो है ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाता है। ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स को, ट्राइंगल के वर्टेक्स को और इसके वर्टेक्स को जो है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। तो E एक मिड पॉइंट है, D भी मिड पॉइंट है और F भी मिड पॉइंट है। इसलिए पहले जो है ये D, E और F मिड पॉइंट्स मालूम किए गए तीनों जो है। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि सिंस द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, चूंकि ये 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन, सेंट्रॉइड जो है मीडियन को, तो फिर इसलिए जो है इसको रेशो फार्मूला जो है इसमें हम यूज करेंगे इसको मालूम करने के लिए। और रेशो फार्मूला जो है इसमें इस तरह से यूज किया जाएगा। ये रेशो फार्मूला जो है ये CD पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये CD के लिखा हुआ है। 2 को D के कोऑर्डिनेट यानी कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई किया गया, और 1 को x3 से मल्टीप्लाई किया के जो है डिवाइड किया गया है 2 + 1 से, तो ये x कोऑर्डिनेट बना। ये यहाँ पर जो याद रख लें कि ये जो फार्मूला अप्लाई हुआ है ये CD मीडियंस के लिए अप्लाई किया गया है। CD मीडियन को सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड कर रहा है। 2 को D के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, ये D के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, और 1 को C के कोऑर्डिनेट x3, y3 और z3 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और डिवाइडेड बाय 2 + 1 लिखा है,
और सिंप्लीफाई किया है तो ये प्रूव हो गया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 जो है, ये 2 इजाफी लिखा हुआ है, इसको मिटा दें। और इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 है, और z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है। तो ये सेंट्रॉइड प्रूव हो गया कि इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड इसके इक्वल है। तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड मालूम करने के लिए पहले आपको ट्राइंगल की तमाम साइड्स के मिड पॉइंट मालूम करने होते हैं, और फिर किसी एक मीडियन के लिए आपने 2:1 का फार्मूला यूज करके इसको प्रूव कर देना होता है या मालूम कर लेना होता है कि इसका सेंट्रॉइड किसके इक्वल है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि हमने टेट्राहेड्रन का जो है सेंट्रॉइड मालूम करना है, क्या होगा। तो ये टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड जो है ये जरा इस तरह से जो है देखें कि एक टेट्राहेड्रन में जो है 4 ट्राइंगल्स होती हैं, 1 2 3, और एक ये जो सामने वाली ABC ट्राइंगल है ये होती है। एक टेट्राहेड्रन में कितनी ट्राइंगल्स होती हैं? 4 होती हैं। 3 तो ये नजर आ रही हैं सामने, और चौथी बिल्कुल सामने वाली है, ये ABC जो है ये चौथी है। तो चारों के जो सेंट्रॉइड हैं, सेंट्रॉइड और ये जो वर्टेक्स है इसको इसके सेंट्रॉइड से ज्वाइन करें तो ये मीडियन बनता है, मीडियन ऑफ द टेट्राहेड्रन बन जाता है। ये उसमें तो मिड पॉइंट से ज्वाइन करते थे, जबकि इसमें जो है वर्टेक्स को अपोजिट जो ट्राइंगल है उसके सेंट्रॉइड से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा होगा उसको मीडियन कहा जाएगा। अब इन मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये सेंट्रॉइड कहलाएगा, ऑफ द टेट्राहेड्रन कहलाएगा। तो हमने जो है लेट ई बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABCD, ये BCD ट्राइंगल है, इसके सेंट्रॉइड को नाम जो है हमने दिया है E के इक्वल। और ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो है ये BCD के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके मैंने लिखा है, तो ये x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 3, y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 3, और इसी तरह से जो है z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद जो है जो टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड है वो हर मीडियन को 3:1 में डिवाइड करता है। एक टेट्रा का 3.1 में 3:1 में जो है, ठीक है, और ट्राइंगल का 2:1 में, और इसका 3:1 में डिवाइड करता है। तो अब हमने जो है 3 को मल्टीप्लाई करना है E के कोऑर्डिनेट से, और 1 को मल्टीप्लाई करना है A के कोऑर्डिनेट से। 1 को मल्टीप्लाई किया इसके A के कोऑर्डिनेट से तो 1 इंटू x1, और प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया E के कोऑर्डिनेट से, और E के ये कोऑर्डिनेट्स हैं तो x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 3, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, और फिर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए बाकी y z के लिए भी इसी तरह से लिख लिया और सिंप्लीफाई किया है। तो इससे जो है ये प्रूव हुआ कि इसका ये कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट्स बन गए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4, और इसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डिवाइडेड बाई 4, और z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 डिवाइडेड बाई 4। तो ये टेट्राहेड्रन का जो है सेंट्रॉइड इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम हो गए जी। अब किसी ने जो है कोई सवाल पूछना है? सर ये जो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय x1 आगे प्लस 3 और x2 x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 3, सर ये वाली चीज, ये बिल्कुल ये वाली थोड़ी सी एक दफा रिपीट कर जी। याद सर ये ई कैसे निकला है? ई जो है सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है। ई तो जो है ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, ये BC ट्राइंगल का BCD ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है, ठीक हो गया। ठीक। वो जो पिछले सवाल में हमने ये जो सेंट्रॉइड मालूम किया है उसमें कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1 और x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो इसलिए ये बना था सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 बना था। जबकि इसमें अब जो कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं वो BCD के हैं,
बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3 z3, जबकि डी के कोऑर्डिनेट्स थे x4 y4 z4। तो इस वजह से ई के ये कोऑर्डिनेट्स बने हैं x2 प्लस x3 प्लस x4, और इसी तरह से ये बाकी दो बने हैं ये। तो याद रखें कि जो 3 रेशो है ये वर्टेक्स की तरफ होगी, यानी कि 3 रेशो ए की तरफ होगी, 3 पहले होगा और 1 बाद में होगा। तो 3 मल्टीप्लाई होगा ई के कोऑर्डिनेट से और 1 मल्टीप्लाई होगा ए के कोऑर्डिनेट से। ये 3 को मल्टीप्लाई किया है ई के कोऑर्डिनेट्स के साथ और 1 को मल्टीप्लाई किया है ए के कोऑर्डिनेट्स के साथ जो, और तमाम पे जो है जब अप्लाई किया है तो तब ये इसके कोऑर्डिनेट्स बने। जी किसी ने जो है कोई सवाल इससे रिलेटेड पूछना है? नो सर। तो मेरे ख्याल में आज जो है ये मीटिंग का टाइम भी जो है, ये क्लास का टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है। कुछ चूँकि आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस रही जो है, ये हम कोशिश कर, कुछ तो नेट की तरफ से होती है, उसका तो हम जो है कोई शायद इतना नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो हमें टेक्निकल जो है मसले बनते हैं, ये सारे स्टूडेंट जो है नहीं आ रहे। बाकी दोस्तों को भी आप इन्फॉर्म कर दें, उनके जो है मोबाइल नंबर से जो है इन्फॉर्म कर दें या किसी तरीके से जो आपको जो है सहूलत हो, ताकि वो भी जो है किसी ना किसी तरीके से ज्वाइन कर सके। और अगर कोई उनको जो है मुश्किल है तो वो हमें बताएं कि क्या मुश्किल है, ताकि उसका कोई हल किया जा सके। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, ये आज जो आपने लेक्चर दिया इसका ये पीडीएफ फॉर्म सेंड कर देंगे ना आप ग्रुप में? जी ये मैंने पहले सेंड किया हुआ है सारा जो है, चलिए मैं दोबारा से भी जो है वो सेंड कर देता हूँ। ये सर मुझे नहीं मिला। ठीक है। ये मैंने जो है ज़ौक़ुल आरफीन को जो है किया था। असल में वे सारे के जो है मुझे ईमेल लिखने पड़ेंगे तो वो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी, या मैं अगर ग्रुप बना के कोई लिख लिया तो फिर सर, जी जी सर अगर आप ग्रुप में भेज दें तो फिर हम उधर से लेंगे, बीएस मैथ्स का जो ग्रुप है उधर से हम डाउनलोड कर लेंगे व्हाट्सएप पे। जी जी चले व्हाट्सएप पे जो है मैं भेज देता हूँ। ठीक जी जी, थैंक यू सर। ठीक है सर अटेंडेंस कर लें हमारी। जी जी अटेंडेंस जो है ये आज कौन कौन थे मुझे जरा रिकॉल करवा दें। आज जो है तारिक नूर थे और अमजद अरबाब, और इसके बाद थे ये बिलाल अहमद था, बिलाल अहमद था, वकार था, ज़ौक़ुल आरिफीन, बस यही थे। नफीस जो है अब तक नहीं जो है अटेंड कर रहे, ये इनको जो है जरा कोई कोशिश करें दोस्त जो है राब्ता करने की, मैं भी करूंगा। और ये जामिर और जो नईम है ये पहले होते हैं बाद में नहीं होते, ये भी क्या सर कल इन्हें इनसे बात करेंगे, क्या पता।